नमस्कार दोस्त, आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के रिफॉर्म्स से रियल एस्टेट की अफोर्डेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जीएसटी के नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। नए स्लैब्स के अकॉर्डिंग 5 और 8% के स्लैब्स होंगे और एक एडिशनल स्लैब होगा जो कि सिन स्लैब होगा लग्जरी और तंबाकू जैसे आइटम्स के लिए। ये रिफॉर्म्स इसलिए लाए जा रहे हैं जिससे कि जो टैरिफ वॉर का इम्पैक्ट है अपनी जीडीपी पर उससे कम किया जा सके। जैसा कि इंडिया एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है तो इंडिया हैज़ एन ऑप्शन टू यूटिलाइज इट्स ओन डोमेस्टिक मार्केट टू कीप जीडीपी रनिंग एट द सेम पेस। ब्रिक्स कंट्रीज पर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। रशिया, चाइना, ब्राज़ील और इनके जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपने एक्सपोर्ट्स को रीडायरेक्ट करने के लिए ये सारी इकोनॉमिक्स कभी और कर लेंगे, बट रियल एस्टेट पर फोकस करते हैं। रियल एस्टेट टैक्सेशन के हिसाब से देखें तो वन ऑफ द टैक्स हैवी एसेट्स में आता है। फर्ज कीजिए कि अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट बुक करते हैं तो वहाँ पर बिल्डर की कंस्ट्रक्शन सर्विस को ऑप्ट करने के लिए आपको 5% का जीएसटी देना होता है ऑन अ कंसिडरेशन अमाउंट। एडिशनली आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ब्रोकरेजेस वगैरह भी पे करने हो सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज 12 से 13% के आसपास की कॉस्ट आ जाती है जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस को मिला लिया जाए तो। और इसके ऊपर जब बिल्डर कंस्ट्रक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदने जाता है तो सीमेंट जैसी बेसिक कमोडिटी पर 28% का टैक्स देना होता है। अगर सरिया की बात करें, स्टील की बात करें तो 18% के आसपास है। टाइल्स पर भी तकरीबन 28% के आसपास है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 18 से 28% के आसपास के टैक्सेशन है। इवन सैंड पर, जो कि एक नेचुरल मटेरियल है, उस पर भी बिल्डर 5% का टैक्स देता है जो कि गोल्ड के इक्विवेलेंट होता है। राइट, यस, हम कहते भी हैं कि हमारी मिट्टी ही सोना है, बट नॉट फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जहाँ पर एक अगर 100 रुपये एक कॉस्ट है बिल्डिंग को बनाने का, वहाँ पर 25 से 30% के आसपास बिल्डर लैंड को एक्वायर करने में और वहाँ पर टैक्सेशन देने में, क्योंकि वहाँ भी उसे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करनी होती है। प्लस अगर टीएमटी वगैरह की बात करें यानी सरिया की बात करें, 18% के आसपास इसकी भी कॉस्ट आ जाती है। सीमेंट की कॉस्ट अगेन 7 to 10% के आसपास हो सकती है, वैरिंग डिपेंडिंग कि आप बजट सेगमेंट की बात कर रहे हैं या लग्जरी सेगमेंट की बात कर रहे हैं। इंपोर्टेड टाइल्स हों या डोमेस्टिक टाइल्स हों, उन पर 28% के आसपास का टैक्सेशन है। तो ये टैक्सेशन एक्चुअली रियल एस्टेट को और अनअफोर्डेबल बनाता है। तो क्या यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन के जो सर्विसेज हैं उनके लिए स्लैब्स में कोई परिवर्तन होगा? क्या 5% अंडर कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ों के लिए 0% किया जाएगा? लेस लाइकली। बट अगर कम किया जा सकता है तो जो स्टील या सरिया वगैरह पर टैक्सेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंटली जो सीमेंट का टैक्सेशन है, उसे 28% से 18% पर लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए भी। फॉर इकोनॉमी विच इज़ स्टिल डेवलपिंग, वहाँ पर स्टील और सीमेंट पर 28-18% के आसपास का टैक्सेशन रखना एक पाप से कम नहीं है। अभी भी रोड्स बहुत बनने हैं, लोगों के पास घर नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी चैलेंजिंग है। तो ऐसी जगह पर इतना हैवी टैक्सेशन रखना एक एंट्री बैरियर ज़रूर खड़ा करता है और यही वजह भी रही है कि रियल एस्टेट इतना अनअफोर्डेबल क्यों है। तो अगर इस जीएसटी रिफॉर्म की वजह से बिल्डर 2 से 4% के आसपास अपनी सेविंग्स कर पा रहा है, यानी कि वो कम टैक्सेशन पे कर रहा है, तो क्या वो बेनिफिट एंड यूज़र तक फॉरवर्ड करेगा? यानी कि क्या रियल एस्टेट और भी अफोर्डेबल होगा? अगर हिस्टोरिकली देखें तो जब भी बिल्डर को किसी तरीके की बेनिफिट्स मिली हैं और अगर बिल्डर के फाइनेंसेस वगैरह ठीक ठाक हैं, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो बिल्डर ने वो बेनिफिट्स आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किए हैं। मोस्ट लाइकली ये जो 2 से 4% के आसपास की कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन लगभग सस्ती होने वाली है, ये बेनिफिट्स भी बायर्स तक फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे।
इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न इस तरीके से समझते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या प्रोमोटर्स बिजनेस इतना आसान नहीं होता। अब जब सीमेंट 28% से 18% पर आएगा, उसका टैक्सेशन एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, तो फैक्ट्री से निकलेगा सीमेंट, लेट से अगर अल्ट्राटेक का है तो इस टैक्सेशन की बेनिफिट की वजह से अल्ट्राटेक भी अपनी बैलेंस शीट को सुधारने में कुछ फंड्स डाइवर्ट जरूर करेगा। नेक्स्ट वहाँ पर कोई सब कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो अपने कमीशंस वगैरह एडजस्ट करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, फिर प्रमोटर्स आएंगे। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से कमीशन बेस पर चीज़ें चलती आई हैं, ये कहीं ना कहीं हर एक बेनिफिट को लीक करता जाएगा और सभी अपनी बैलेंस शीट को सुधारने में लग जाएंगे और आखिर में आते आते बायर्स को कुछ भी नहीं मिलने वाला। जैसे कि राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया देता हूँ और 25 पैसा 15 पैसा ही लोगों तक पहुँचता है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी होने वाला है। इसका उलट जब बिल्डर को ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ा है रॉ मटेरियल्स को लेकर के ओवर द कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो बिल्डर ने उसे एज इट इज़ बायर से डिमांड किया है, इनफैक्ट ज़्यादा डिमांड किया है। उदाहरण के तौर पर अगर सीमेंट 28% से सिन वाले स्लैब में चला जाए, ऐसा होगा नहीं बट उदाहरण के तौर पर समझते हैं, 40% पर चला जाए तो बिल्डर त्राहिमाम मचा देगा और एडिशनल डिमांड्स रेज करेगा। ऐसा हमने पहले भी देखा है, पर्सनली हमारे साथ, मेरे साथ भी हुआ है। तो बिल्डर, सिंपल सी बात है, अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो उसे वो अपने तक रखता है, अपनी बैलेंस शीट सुधारता है, फिर कुछ बचा तो वो आगे बायर्स तक भेजी जाती हैं। बट क्या स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है? नहीं, स्टोरी यहाँ से अब रियल शुरू होती है। अब जब इस जीएसटी के रिफॉर्म की वजह से कंजम्पशन को बढ़ाने की बात की जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों की सेविंग्स भी बढ़ेंगी। अब जब लोगों की सेविंग्स बढ़ती हैं तो लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए, स्पेशली जो कोविड का टाइम फ्रेम स्टार्ट हुआ है, आप सभी अपने फिनेंसेस को अगर कंपेयर करेंगे तो मोस्ट लाइकली आप जितना परसेंटेज ऑफ योर अर्निंग तब सेव कर पा रहे थे, आज आप उतना सेव नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रहा है। उसके प्रोपोर्शनेट में सैलरीज उस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं, ये एक फैक्ट है। आप गवर्नमेंट डेटा भले देख करके कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ ऑल टाइम लो, बट इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले को बदलने से एक्चुअल इन्फ्लेशन नहीं बदल जाता, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और कम नहीं हो जाते, ये फैक्ट है। ये आई थिंक हमारे फिनेंस इंडस्ट्री को, निर्मला सीतारमण जी को भी समझना चाहिए और ये हम जैसे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व करते हैं, कंजम्पशन को भी देखते हैं, रियल एस्टेट के थ्रू देखते हैं। जैसे कार की बात कर ली जाए तो कार अगर डिमांड में है तो कार की डिमांड प्रोपोर्शनेट होती है रियल एस्टेट की डिमांड से। अगर कार की डिमांड कम हो रही है तो रियल एस्टेट की डिमांड भी कम होती है। देयर इज़ अ रिलेशन टू इट, राइट। और इसका उल्टा भी कुछ रिलेशन होता है कि जो हमारे फैशन इंडस्ट्रीज़ हैं या बेसिक खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं अगर रियल एस्टेट अच्छा कर रही होती है। तो यस, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल कमोडिटीज़ अगर रियल एस्टेट को रख करके बात करें तो अभी हमने देखा कि इस जीएसटी रिफॉर्म की वजह से लोगों ने अपनी जो कार के ऑर्डर्स थे उसे होल्ड पर डाल दिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब 4 मीटर या 1 लीटर से नीचे के इंजन पर हो सकता है टैक्सेशन 18% का हो जाए तो बेस्ट केस में 1 लाख रुपए के आसपास का फ़ायदा हो सकता है। तो क्यों ना अपनी परचेज़ को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए। तो क्या इस केस में आपको अपनी रियल एस्टेट परचेज़ को भी डिले करना चाहिए? तो यस, आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप एग्जिस्टिंग बायर हैं तो बिल्डर तो बेनिफिट नहीं देने वाला, बट इस कंजम्पशन के बढ़ने की वजह से फेस्टिव सीजन्स में बिल्डर कुछ अच्छे ऑफर्स प्रोवाइड करना शुरू करें तो उस टाइम पर आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में श्राद्ध भी हैं, तो इट इज़ बेटर टू होल्ड योर हॉर्सेस। वैसे मैंने एलीट मेंबर्स के सेशन में पिछले 2 महीने पहले वाले सेशन में, यानी कि जुलाई वाले सेशन में ही बोल दिया था कि आपको अभी फ्रेश लॉन्चेस और फ्रेश इन्वेंट्रीज पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, फोकस ऑन रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स। तो रियल एस्टेट पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, स्पेशली अगर रीसेल मार्केट की बात की जाए तो रीसेल मार्केट में क्यों नहीं फ़र्क पड़ने वाला, इस पर थोड़ा सा टच कर देते हैं। अभी भी ये माइंडसेट है हमारे रीसेलर्स का जो अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचना चाहते हैं,
वो उनके पास एक स्वीट स्पॉट होता है। लेट्स से आज वो 1 CR के आसपास डिमांड कर रहे हैं, या एग्जांपल के तौर पर एक ईज़ ऑफ कैलकुलेशन के लिए कह लेते हैं कि वो 1.10 CR के आसपास डिमांड कर रहे हैं और आज उन्हें मिल रहा है 1 CR, तो वो 2 साल बाद भी हो सकता है 1.10 पर बेच दें उसे, ये कहते हुए कि मेरी इतनी ही डिमांड थी, भले मैंने 2 साल बाद बेचा। बट अगर इन्फ्लेशन को देखते हुए, कंसिडर करते हुए ये ट्रांजैक्शन देखी जाए तो जो सेलर है उसे इसका नुकसान हुआ है, बट स्टिल उससे इस बात की खुशी है कि उसने 1.10 पर बेचा है, राइट। तो जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसे हमारे बायर्स हैं वैसे ही हमारे बिल्डर्स हैं, वैसे ही हमारे नेता परेता हैं, ऐसा ही होता आया है। कई बार लोग मेरे से भी पूछते हैं कि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतनी बेकार है। एक्चुअली अगर आप बेकार हैं तो आपके लिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी बेकार होगी। आप अच्छे हैं तो इवेंचुअली यू विल फाइंड गुड पीपल्स टू हेल्प यू विद द रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन। दिस इज एटलीस्ट व्हाट आई बिलीव, राइट। बट कमिंग ऑन टू द कंजम्पशन पार्ट ऑफ इट, हाउस होल्ड सेविंग्स अब बढ़ेंगी तो लोग एसेट्स की तरफ फोकस करेंगे, चाहे घर लेना हो, चाहे गोल्ड लेना हो, चाहे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे ज़मीन लेनी हो। हिस्टोरिकली ऐसा ही होता आया है और बिल्डर्स और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स इस चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। क्या बिल्डर इसी फेस्टिव सीजन्स में इस चीज़ के बेनिफिट्स देना शुरू करेगा अगर उसका इनपुट कॉस्ट कम होता है? तो ऐसा नहीं होता। देयर इज़ अ ITC, राइट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसमें थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है। तो जब तक ये बेनिफिट्स रियलाइज़ नहीं हो जाते तब तक ऑर्गेनाइजेशंस ये बेनिफिट्स फॉरवर्ड भी नहीं करती। दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर द फ्रेश बुकिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले फेस्टिव सीजन में आपको बहुत अच्छे ऑफर्स मिल जाएं, बट मिल सकते हैं। क्या वो अच्छे ऑफर हैं या इनमें कुछ प्राइजेस बढ़ा करके सिर्फ ऑफर दिए जा रहे हैं? इन बातों को जानने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या ऑफर्स हैं मैं उनको रिव्यू ज़रूर करूँगा। एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ पर मंथली सेशंस के माध्यम से रियल एस्टेट के ट्रेंड्स एंड टॉपिक्स पर डिटेल्ड डिस्कशन होता है। एट लास्ट मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त होगी कि रियल एस्टेट को इतना टैक्स से भी ना किया जाए। अंडर कंस्ट्रक्शन 5% का GST देना ऑन टॉप ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये भी एक अपराध है। आई नो रिच एंड पावरफुल पीपल डोंट प्रेफर बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन थिंग्स, बट इतने घर अवेलेबल नहीं हैं, इसी वजह से लोग अंडर कंस्ट्रक्शन का रुख करते हैं। अगर गवर्नमेंट इतने घर प्रोवाइड कर ले, रेडी पोजीशन घर प्रोवाइड कर ले, तो लोग कभी अंडर कंस्ट्रक्शन का रुख नहीं करेंगे। और जो रॉ मटेरियल पर कॉस्टिंग है इसे और भी स्लैश करना चाहिए, 5% पर फ्लैट रखना चाहिए फॉर ऑल रॉ मटेरियल कॉस्ट। और अगर सैंड वगैरह की बात की जाए तो इस पर तो ज़ीरो होना चाहिए, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रॉपरली एजुकेट किया हो कि रियल एस्टेट की अफोर्डेबिलिटी पर क्या होगा। डिमांड वैसे बढ़ने वाली ही है क्योंकि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कम होंगे, लोग सेव ज़्यादा करेंगे, तो इंडियन माइंडसेट है कि लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, हो सकता है जनजीज ओवर एक्सपेंसेस में चले जाएं और ज़्यादा बोरो करने लगें। बोरोइंग इज़ ऑल्सो चीप। तो अगर कंबाइन कर दिया जाए सब कुछ, टैक्स बेनिफिट के साथ साथ इजी बोरोइंग और साथ में ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को कम करना, तो ऑफ कोर्स जो लोग एसेट्स को बिल्ड करने में भरोसा रखते हैं वो और एसेट्स को बिल्ड करेंगे, वो डिमांड को जनरेट करेंगे और सप्लाईज कंज्यूम करेंगे। और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादातर डेट में रहना चाहें, कंजम्पशन के लिए डेट्स एक्सप्लोर करें, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करें। आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको एसेट बिल्ड करने पर फोकस करना है, क्योंकि एसेट्स आपको लॉन्ग टर्म कैश बना करके देते रहते हैं। तो पर्सनल फिनेंस पर भी मैं बात करता रहूँगा, जैसे आज किया। थोड़ा सा रियल एस्टेट से कनेक्ट किया है मैंने इसे। आपको कैसा लगा और किस तरीके के बेनिफिट्स गवर्नमेंट को ऑफर करने चाहिए GST के रिफॉर्म्स में, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। कोशिश की जाएगी इसे आगे पहुंचाने की। अगर किसी तरीके से कुछ सजेशंस गवर्नमेंट ले रही है तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उसे उन सजेशंस को कंपाइल करके आगे पहुंचाई जाए। आपके क्या थॉट्स हैं उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या GST रिफॉर्म्स को आप पॉजिटिव देखते हैं अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के हिसाब से, इसे बताएं।
क्या आपको रियल एस्टेट के स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। जो स्टॉक्स पर फोकस करने वाली बात थी, जिनका रन अप आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। हमने पिछले इलीट मेंबर्स के सेशन में बात की थी कि इसका फ़ायदा रियल एस्टेट से ज़्यादा स्टॉक्स पर होगा, तो जिनको ख़रीदना था उन्होंने ख़रीद लिया। अब आई थिंक माइट बी अ लेट फॉर यू, बट स्टिल अगर गवर्नमेंट ने जितना प्रॉमिस किया है उससे ओवर डिलीवर करती है तो और भी चांसेस हैं कि अभी मार्केट और ऊपर जा सकता है। बट अगर खुदा न खास्ता अंडर डिलीवर किया तो चीज़ें चैलेंजिंग हो सकती हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाने के बाद निगेटिव चीज़ देना थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। बट स्टिल आई एम होपफुल कि गवर्नमेंट ओवर डिलीवर करे, क्योंकि उन्होंने आफ्टर ऑल लाल किले से ये अनाउंस किया है, तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। हो सकता था अगर कुछ छोटी मोटी डिलीवरीज होती तो वो संसद में भी बोल सकते थे, बट आई एम थिंक समथिंग बिग इज कमिंग, दैट्स वाई ही हैज़ चूजन अ प्लेटफॉर्म लाइक लाल किला टू ऑफर दिस टू आवर जनताज, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको रियल स्टेट की अफोर्डेबिलिटी, जीएसटी के रिलीफ से आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा, एसेट बिल्डिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया हो। अगेन एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके कमेंट्स, थॉट्स एंड सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसे फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले जो ऑफरिंग्स हैं इसको मैं कुछ पब्लिक के लिए भी ओपन करूँगा। बाकी आप एलीट मेंबरशिप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरेक्टिव वे में रियल एस्टेट को डिस्कस करने के लिए। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ उन्हें भी एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग टिल हियर, सी यू देयर।